हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू स्वाति वर्मा स्टाइल्स। एंड आप लोग को मेरी वीडियो से पता ही होगा कि आई एम ऑल्सो वन ऑफ द कैनेडियन पीआर्स हु इज़ स्ट्रैंडेड इन इंडिया ड्यू टू द पैंडमिक। और मैं रिसर्च करती रहती हूँ कि किस रूट से हम जा सकते हैं। सो आई जस्ट थॉट क्यों ना अपने फेलो जो भी मेरे कैनेडियन पीआर्स हैं, जो इंडियंस हैं ऑफकोर्स, जो यहाँ से गए हैं डिफरेंट रूट्स लेके, क्यों हम लोग रोज़ नए रूट्स पता चलते, तो क्यों ना उनसे उनका एक्सपीरियंस पूछा जाए, जो कि मुझे और बहुत सारे लोगों को हेल्प कर सकता है। तो ये एक बहुत ही इंफॉर्मेशनल वीडियो है। एंड सो वी हैव टुडे विद अस मिस प्रियंका, जो कि रिसेंटली गए हैं, और हम प्रियंका से पूछते हैं सब कुछ रूट्स वगैरह के बारे में। सो प्रियंका, टेल अस, सबसे पहले तो थैंक यू फॉर बीइंग विद अस हियर टुडे। एंड सबसे पहले आप मुझे बताओ कि आपने रूट कौन सा चूज़ किया है। स्वाति एंड हेलो एवरीवन। एक्चुअली मैंने रूट सेलेक्ट किया था दिल्ली से वाया एम्स्टर्डम मेक्सिको तक, एंड देन मेक्सिको से कनाडा। ओके और इसमें लेओवर्स कहाँ कहाँ पे थे? फर्स्ट लेओवर था एम्स्टर्डम में 6 आवर्स का, देन उसके बाद मेक्सिको में मेरा 3 नाइट्स का स्टे था, एंड देन कनाडा। अच्छा, ओके। और आपने जो ये आपकी जो टिकट्स थी या पूरी जो आइटिनरी थी कि होटल भी बुक करना है और यहाँ से पहले आप कहाँ एम्स्टर्डम गए, और तो वो सारा आपने खुद बुक किया या आपने एजेंसी के थ्रू आपने बुक किया? ये सारी टिकट्स हमने खुद बुक करी थी। एजेंट का ऑप्शन लग रहा था कि करें या ना जाएं, पर फिर हमने खुद ही किया, क्योंकि एजेंट जो थे वो नॉन रिफंडेबल टिकट्स बुक करवा रहे थे, और यहाँ हम एयरलाइन के थ्रू डायरेक्ट हम रिफंडेबल टिकट्स बुक कर रहे हैं, और वही कॉस्ट पड़ रही है, लाइक 10-20,000 अप एंड डाउन। तो ये बेटर ऑप्शन था, तो हमने सब खुद ही किया। अच्छा, तो लेकिन आपने इन्फॉर्मेशन तो ली होगी ना एजेंसी वगैरह से कि क्या क्या है, तो वो सारा पूछ के फिर खुद करा? हमने एक ट्रैवल्स बोल के था, उनसे थोड़ी बात करी थी, उनसे थोड़ा आइटिनरी उनकी और उनके थोड़े डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, कितने क्या कैसे होगा, वो पूछा था हमने। देन फेसबुक ग्रुप्स भी काफ़ी थे, वहाँ से भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी हमने। लेकिन फिर एट द एंड हमने अपना खुद का पूरा बनाया, और हमने अपने आप ही बुक करी सारी। ओके, ग्रेट, दैट्स ग्रेट। और अच्छा, आप मुझे ये बताओ कि आपने ये वाला रूट क्यों चूज़ किया? क्योंकि मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम होती है जब भी हम सोचते हैं इतने सारे ऑप्शंस हैं। सो लाइक हाउ डिड यू जीरो डाउन कि ये रूट सबसे अच्छा है? मतलब ऐसे कैसे चूज़ कैसे किया आपने? 21 जुलाई को हम सबको पता है कि डायरेक्ट फ्लाइट्स शायद स्टार्ट होने वाले थे, ऐसा कुछ न्यूज़ में थी, लेकिन वो 18 या 19 जुलाई को उन्होंने एक्सटेंड कर दिया था बैन वापस से। तो उससे पहले आई थिंक मालदीव्स का या कायरो का पता नहीं कहाँ का एक इंसिडेंट आया था सामने, जहाँ पर बच्चों को वहीं पर, मतलब जितने भी कैनेडियंस जा रहे थे उनको उस रूट पे रोक कर रखा गया था, ट्रांजिट नहीं करने दिया जा, सर्बिया। तो ये जो सारे रूट्स थे, इसमें मेक्सिको सबसे ज़्यादा सेफ था, क्योंकि वो काफ़ी लंबे टाइम से चला आ रहा था, लाइक जून से वो कंटिन्यू था, और उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। सेकेंड थिंग, मेक्सिको रूट बंद नहीं होता, क्योंकि जब तक यूएसए मेक्सिको ट्रैवलर्स पर या यूएसए सिटीजन्स पर बैन नहीं लगाएगी, मेक्सिको अपने रूट को बंद नहीं करेगा, ना कैनेडियंस के लिए ना यूएस के लिए। तो ये रूट हमें सबसे ज़्यादा सेफ एंड साउंड लगा एक्चुअली। यस यस। अच्छा, और थोड़ा सा वीज़ा के बारे में बताओ, क्योंकि आपने खुद करी है टिकट बुक। क्योंकि जब कोई एजेंट से हम कराते हैं तो हम उसके ऊपर छोड़ देते हैं कि बीच में अगर किसी कंट्री का वीज़ा लेना हो तो वो लेगा। तो आप मुझे बताओ, आपको जैसे ये बिकॉज वाया थर्ड कंट्रीज था, तो आपको कहाँ कहाँ का मतलब वीज़ा किस तरीके से आपने प्रोक्योर किया? पहली बात तो वीज़ा और कहीं का लगा ही नहीं, सिर्फ मेरे पास कैनेडियन स्टूडेंट परमिट था, एंड उसके बेसिस पे मैंने एम्स्टर्डम में तो लेओवर था, तो लेओवर पे आपको ट्रांजिट वीज़ा, मतलब वीज़ा नहीं चाहिए होता है, क्योंकि लेओवर है 6 आवर्स का, हम एयरपोर्ट के बाहर नहीं जा रहे हैं। देन सेकेंड, मेक्सिको में आप चाहे कैनेडियन स्टूडेंट हो या आप पीआर होल्डर हो, सिटीज़न हो, आपको वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं है। वो फ़्लाइट में एक एफएमएम फॉर्म आपको देंगे, आपको वो फिल करना है, दैट्स इट। तो वीज़ा की रिक्वायरमेंट कहीं नहीं पड़ी। ओके, और जो आपका टोटल कॉस्ट कितना था पूरे ट्रिप का जो आपको पड़ा? 0.5 लाख। इसमें होटल स्टे इंक्लूडेड है? होटल, एयर टिकट्स एंड आरटीपीसीआर टेस्ट इंक्लूडेड है। अब ये बताओ, क्योंकि जब हम कोई भी रूट देखते हैं ना, तो उसमें सबसे ज़्यादा ये होता है कि यहाँ पे जब लैंड करोगे तो आरटीपीसीआर रिक्वायर्ड है, ये फ्लाइट लेने से पहले रिक्वायर्ड है। तो टोटल आपके पूरे ट्रिप में कितने आरटीपीसीआर टेस्ट हुए? मेरे टोटल 3 आरटीपीसीआर टेस्ट करवाए थे मैंने। सबसे पहले तो दिल्ली में ही करवाया था, न्यू दिल्ली पे ही, मतलब वहीं की हूँ मैं, तो वहीं पर टेस्ट हुआ था, तो मैंने एयरपोर्ट से करवाया था।
क्योंकि मैंने कुछ क्यूआर कोड के बारे में पढ़ा था कि क्यूआर कोड होना चाहिए आपके आरटीपीसीआर टेस्ट के उस पे रिपोर्ट पे। तो मैंने दिल्ली एयरपोर्ट पे ही सोचा कि वही सबसे ज़्यादा वैलिड होगा, उसको तो कोई भी रिजेक्ट नहीं करेगा क्योंकि वो एयरपोर्ट में ही है। तो हमने वहीं से टेस्ट करवाया था, जिसका रिपोर्ट मुझे आई थिंक 6 to 8 आवर्स के बाद मिल गया था। और उसके बाद सेकेंड मैंने करवाया था मेक्सिको में, एंड थर्ड हमारा हुआ था कनाडा में। तो कनाडा में तो गवर्नमेंट ही करवा रही है तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो मुझे दिल्ली और मेक्सिको में पे करना पड़ा था। ओके अब आप मुझे, क्योंकि आपने कनाडा का नाम लिया कि कनाडा पे, तो कनाडा जब आप पहुंचे फाइनली तो वहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट्स थे, वहाँ पे मतलब क्या क्या एक्सपीरियंस था जब आप कनाडा लैंड? मतलब मुझे दिल्ली के इमिग्रेशन से ज़्यादा अच्छा कनाडा का लगा कि जब हम दिल्ली एयरपोर्ट के अंदर जाते हैं तो वहाँ ज़्यादा मतलब टेंशन और स्ट्रेस होता है एज़ कम्पेयर टू कनाडा। हर चीज़ प्रॉपर सीक्वेंस में। वो सबसे पहले जैसे ही हमने लैंड किया तो सबसे पहले तो हमारा अराइव कैन रसीद फ़ोन पे ही दिखा दिया हमने। तो उसके बाद हम नीचे जाते हैं, नीचे ग्राउंड फ्लोर की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पर कियोस्क में आपने पासपोर्ट स्कैन किया एंड देन इमिग्रेशन काउंटर। इमिग्रेशन सबसे स्मूथ था कनाडा का। उन्होंने बस एक क्वेश्चन पूछा, वाई यू आर हेयर, आप क्यों आए हो यहाँ पर। मैंने कह दिया स्टडी। देन उन्होंने पासपोर्ट, और कियोस्क पे जब हम अपना पासपोर्ट स्कैन करते हैं तो एक डिक्लेरेशन फॉर्म आता है, वो डिक्लेरेशन फॉर्म देखा और मेरा वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट देखा, जो मैंने दिल्ली में अपना वैक्सीनेशन करवाया था कोविशील्ड का, वो सर्टिफिकेट देखा। दैट्स इट, और कुछ नहीं। देन उसके बाद लगेज, एंड लगेज के बाद सेकेंड इमिग्रेशन जहाँ पर मुझे स्टडी परमिट मिला, एंड कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। मतलब पासपोर्ट लेकर गए और ऐसे स्टडी परमिट लेकर आ गए जैसे कि मुझे लगा क्या है ये। अच्छा, और आप जैसे जिस फ्लाइट में गए तो उसमें आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग होंगे जो ऑफ कोर्स इसी रूट से कनाडा पहुंच रहे होंगे। हाँ, बहुत थे। पीआर होल्डर्स भी थे, कुछ सिटीजन्स भी थे जो वापस आ रहे थे कनाडा। तो बहुत सारे थे, स्टूडेंट्स, पीआर होल्डर्स, सिटीजन्स। तो पूरा मतलब इंडिया से जब हम दिल्ली से चढ़े थे फ्लाइट पे, तो दिल्ली से एम्स्टर्डम तक तो मतलब 90% पूरा इंडियंस ही थे। और एम्स्टर्डम से मेक्सिको जब हम गए तो वहाँ पर भी 70% इंडियंस ही थे फ्लाइट में। ओके और क्योंकि एक कायरो रूट का ऐसा कुछ सुनने में आया था कि वहाँ से स्टूडेंट्स को वापस भेज दिया था बिकॉज ऑफ द फॉल्ट ऑफ स्टूडेंट्स, क्योंकि वो एक देयर इज अ स्टिपुलेटेड टाइम कि कोर्स के इतने पहले ही आप आ सकते हो, वो उससे पहले चले गए थे। तो बट आपके इस ट्रिप में, आपके इस रूट्स में कुछ ऐसा हुआ था कि किसी को बोर्ड नहीं करने दी? मैंने जो ऑब्ज़र्व किया, मेरे रूट में किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ। मैं खुद, मेरी क्लास स्टार्ट होने वाली है अभी 8 सितंबर से, और मैं 7 सितंबर 1 मंथ पहले ही कनाडा एंटर हो गई हूँ। तो मुझे ही नहीं रोका, तो बाकी तो सारे ऑनलाइन स्टडीज़ वाले ही थे जनरली, जो स्टूडेंट थे मेरे आसपास। तो मतलब ऐसा नहीं है कि वो आपको रोकेंगे, उनको खुद को पता है कि आप खुद परेशान हो और आना चाह रहे हो। आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, दैट्स इट। बाकी आप पूरे कॉन्फिडेंट रहना कि कोई भी आपको रोकेगा नहीं। और अब डॉक्यूमेंट्स की आपने बात की, तो मुझे कुछ ऐसे मेजर डॉक्यूमेंट्स बताओ कि जो आपको अभी ऑन द टॉप ऑफ योर माइंड है कि ये डॉक्यूमेंट्स यू नीड टू हैव। डॉक्यूमेंट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना चाहिए सबको, कि एक तो जो वेरी एसेंशियल, वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब वो उसके बिना तो आपको जाना ही नहीं है, और जो थोड़े आपको इररेलेवेंट भी लगे वो भी आप कैरी कर लेना। जैसे कि सबसे पहले तो पासपोर्ट रहेगा ही आपका, वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट, आप कोविशील्ड है तो उसका सर्टिफिकेट होगा फर्स्ट एंड सेकेंड डोज का। देन उसके बाद आपका पोर्ट ऑफ एंट्री, हम स्टूडेंट्स को करस्पॉन्डेंस लेटर मिलता है तो पोर्ट ऑफ एंट्री इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट स्टडी। देन उसके बाद हमारा लेटर, ट्रैवल लेटर, कॉलेज से ट्रैवल लेटर मिलती है हमें, वो बहुत ज़रूरी है, वो ज़रूर रख लेना, वो देखा जा सकता है। देन आप अपने साथ RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट रखेंगे, वो भी इम्पॉर्टेंट है। एंड ये ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। GIC सर्टिफिकेट, हमने जो फ़ीस पे करी है उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपने डेफ़र किया है तो उसका फॉर्म रख सकते हो आप कि आपने डेफ़र किया है। LOA, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, देन कंडीशनल लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो आपको रखनी है अपने साथ। ओके अब बिकॉज आपने पूरा एक इन्फॉर्मेशन लोड दे दिया है हमें, जो कि हमें बहुत हेल्पफुल होगा, मुझे भी और आगे जो भी लोग देख रहे हैं। और अपना आप मुझे अब बताओ
कि अब जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, जो भी क्या क्या टिप्स हैं आपके कि मेंटली प्रिपेयर होके आए, जो भी आपको लगता है कि हाँ जब आप निकलो ये रूट बुक करो तो ये दिस शुड बी योर माइंड सेट, डॉक्यूमेंट्स तो आपने बता ही दिए, सो व्हाट आर योर टिप्स बेस्ड ऑन योर ट्रैवल एक्सपीरियंस? सबसे पहले तो बी कॉन्फिडेंट, क्योंकि हम लीगली एंटर कर रहे हैं, हम कनाडा जा रहे हैं, इसलिए नहीं जा रहे कि हम जाना चाहते हैं, हमें अब बुलाया गया है, हमारे पास परमिट है तो हम जा रहे हैं। सेकंड, अपने डॉक्यूमेंट्स को एक तरह से ना अपने डॉक्यूमेंट्स को इतना संभाल के रखना, हार्ड कॉपी भी रखना और फ़ोन में भी PDF के फॉर्म में ज़रूर रखना, क्योंकि मुझसे हुआ था, मैं जब कनाडा इमिग्रेशन में उन्होंने मुझसे वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मांगा तो मैं हार्ड कॉपी नहीं सर्च कर पा रही थी, तो मैंने उन्हें फ़ोन में दिखा दिया तुरंत। तो ये दोनों चीज़ हेल्प करती है कि आप दोनों में से किसी में भी दिखा सकते हो। देन उसके बाद हम लीगली एंटर कर रहे हैं। हाँ, ज्वेलरी को लेकर मैं बोलना चाहूँगी कि अगर हो सके तो ज्वेलरी मत कैरी करना, क्योंकि जब मैं मेक्सिको एयरपोर्ट में कस्टम क्रॉस कर रही थी तो मेरी तो चेकिंग नहीं हुई, मतलब मुझे तो उन्होंने कह दिया आप जाओ, लेकिन कुछ इंडियंस थे जिनका बैग खुलवा कर पूरा देखा जा रहा था एंड उनको शायद कस्टम भी पे करना पड़ा है ज्वेलरी पर, तो ड्यूटी पे करना पड़ रहा था उनको वहाँ ज्वेलरी पर। तो ज्वेलरी मैं कहूँगी कि जितनी कम हो सके उतना कैरी करो, क्योंकि जब डायरेक्ट फ्लाइट्स चल जाएंगे तब आप कैरी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि अभी आपको इमरजेंसी है कि आप ज्वेलरी के बिना रह ही नहीं पाओगे। तो और एक स्पाइसेस, मसाले, मेक्सिको में मसालों को लेकर भी बहुत प्रॉब्लम आ रही है, स्पेशली विथ नमक एंड शुगर, तो वो भी अवॉइड कर सकते हैं आप। सीरियसली दे हैव इश्यूज विद? ओके। और हम इंडियंस तो हम तो मसाले, मतलब मैं सबको बोलती हूँ जो भी मुझसे पूछते हैं ना, चैनल के थ्रू लोग आते हैं, कनेक्ट करते हैं, रिश्तेदार पूछते हैं कि क्या क्या भेजे, तो मैं उनको बोलती हूँ कुछ मत ले जाओ, मसाले, आटा, दाल, चावल की कुछ ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे सब मिलता है। बट हम, चाहे मैं अपनी मम्मी को भी बोलूँगी, वो भी मुझे इस बार भेजेगी दे के ही, लेकिन दैट्स अ वेरी गुड पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन कि जस्ट अवॉइड दीज ड्राई आइटम्स जो भी है ना। इस करी थी कि अगर आप प्योर वेजिटेरियन हो तो आपको वेज फूड नहीं मिलने वाला, तो मैंने अपने साथ हल्दीराम के पैकेट्स कैरी करे थे जो पैक्ड फूड्स होते हैं, तो वो आप कैरी कर लेना अगर आप इस प्योर वेज हो और आपको अगर कहीं खाने में, मतलब जनरली हमें थर्ड कंट्रीज़ में नहीं मिलते हैं वेज फूड इतने ऑप्शंस, तो वो आप कैरी कर सकते हो। सो ओवरऑल ऑल इन ऑल आपने बहुत सारा इन्फॉर्मेशन हमें दिया, बहुत सारा रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन दिया कि आपका, अगर आप इस रूट से जा रहे हो तो आपको वहाँ पे कोई हैसल नहीं हो। अब फिर भी अगर आपको लग रहा है कि कुछ लास्ट टिप्स आप देना चाहते हो तो आप वो बताओ प्रियंका। ओके, सो लास्ट में ये कुछ जनरल चीज़ें हैं जो बताना चाहूँगी, जिसको लेकर मतलब मैंने फेसबुक ग्रुप्स में भी काफ़ी कन्फ्यूजन देखे हैं। तो फर्स्ट इज़ द क्वारंटीन डिक्लेरेशन फॉर्म। जब आप KLM से जा रहे हो और आप एम्स्टर्डम, पेरिस या आई थिंक पेरिस, हाँ यहीं एम्स्टर्डम या पेरिस होते हुए जा रहे हो, तो एक क्वारंटीन डिक्लेरेशन फॉर्म आपको दिल्ली एयरपोर्ट पर ही लगेज चेक इन काउंटर पे ही मिलेगा। आपको वहीं फिज़िकली फॉर्म फिल करना है, कोई खास इसमें इतनी ज़्यादा डिटेल्स नहीं है, आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, दैट्स इट, और एक सिग्नेचर। दूसरी चीज़, अगर आप मेक्सिको की फ़्लाइट पे हो, मतलब आप एम्स्टर्डम या पेरिस से मेक्सिको की तरफ आ रहे हो, तो वहाँ आपको फ़्लाइट पे 2 फॉर्म्स मिलेंगे। एक है FMM फॉर्म, उसको तो बड़े संभाल के रखना है आपको, एंड दूसरा जो है वो एक हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म है आई थिंक। तो ये दोनों फॉर्म आपको मेक्सिको इमिग्रेशन वालों को देना पड़ेगा, और उसमें से आपको FMM फॉर्म का हाफ पार्ट रिटर्न मिल जाएगा, वो आपको जब आप कनाडा की फ़्लाइट पे बैठोगे तो आपसे वो ले लिया जाएगा। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जो आप ध्यान रखिएगा, और बहुत बड़ी डिटेल्स फिल नहीं करनी है, बहुत छोटी सी चीज़ें, कहाँ रुके हो, कौन सी वैक्सीनेशन है, आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, दैट्स इट। एंड अराइव कैन आपको फिल करना है आप जब कनाडा की फ़्लाइट पे जाओगे, जब भी आपकी डेट है फ़्लाइट की, तो उसके विद इन 72 आवर्स के अंदर होता है, तो आप विद इन 72 आवर्स के अंदर अराइव कैन फिल कर सकते हो। ओके। और अभी तो सिर्फ कोविशील्ड वाले जो डबल वैक्सीनेट है वो ही ट्रैवल कर सकते हैं, कोवैक्सीन तो अभी अलाउड नहीं है। कोवैक्सीन वाले ट्रैवल कर सकते हैं, उनके ऊपर से बैन हटा दिया गया, पर उनको क्वारंटीन करना पड़ रहा है 14 डेज के लिए। नहीं, कनाडा में तो क्वारंटीन करना पड़ रहा है, बट ये थर्ड कंट्रीज का क्या है, वो जाने दे रहे हैं उनको कोवैक्सीन? थर्ड कंट्रीज में कोवैक्सीन वालों को भी मेक्सिको में कोई प्रॉब्लम नहीं, बट कोवैक्सीन भी डबल वैक्सीनेटेड होना चाहिए, सिंगल नहीं, ऐसा कुछ? हाँ, डबल वैक्सीन। चलो, ऑल राइट, थैंक यू सो मच प्रियंका। आई एम श्योर कि इससे बहुत लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलेगी, एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर डिटेल्स विद अस। एंड जैसे कि आप फटाफट वहाँ पे पहुँच गए, आई एम श्योर कि मैं और मेरे साथ बहुत सारे लोग जो यहाँ पे फंसे हुए हैं फटाफट से पहुँच जाएँ,
And guys, if you like this video, do give me a thumbs up, do comment on this, and do share it with people who you think would benefit from it. So I'll see you in the next video. Till then, bye and take care.